Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने CAPF 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक जो है हासिल की है। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे के दिन हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते थे, तो एक तो मैंने अपना स्कूल का व्लॉग जो है वो अपलोड किया है और आज हमारे साथ काफी एक खास गेस्ट है जिनका नाम है राशि भारद्वाज, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल की है सीएपीएफ 2022 के अंदर। और ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरी और राशि की तरफ से ऑल दी फीमेल और गर्ल्स कैंडिडेट्स जो कि सीएपीएफ एग्जाम की या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जो ऐसे पैट्रियार्कल माइंडसेट में होकर के भी तैयारी करना और सीएपीएफ को क्वालिफाई करना या किसी और फोर्सेस के एग्जाम को क्वालिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है। और राशि ने वो चीज अचीव करके दिखाई है। तो आज राशि के थ्रू हम उनकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो की, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, फिजिकल में उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि आप सभी समझते हो कि गर्ल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिजिकल एज कम्पेयर टू बॉयज। मैं यहाँ पे गर्ल्स को वीक नहीं बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। तो वही मैम के साथ भी हुआ था और उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैम के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस और जो भी है उसके बारे में मैम की जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन राशि मैम, आपने ऑल इंडिया रैंक 60 जो है वो हासिल की सीएपीएफ 2022 एग्जाम के अंदर और ये अपने आप में काफी बड़ा मुकाम है। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कैसा आपको फील हो रहा है और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर द विशेस। आप पहले भी बहुत बार कंग्रेचुलेट कर चुके हैं, फिर से एक बार कंग्रेचुलेट करने के लिए थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। तो ये बहुत स्पेशल है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दैट टू ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। सर सिलेक्शन की फीलिंग को लेके अब तो एक हफ्ता हो गया ऑलरेडी, तो वो सिंक इन कर चुका है। बट हाँ, मेरी फैमिली के लिए सर बहुत अच्छा रहा। फैमिली के पास अभी भी विशेज़ आ रही हैं, पापा के पास कॉल्स, मम्मी के पास कॉल्स, मिलने आ रहे हैं नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, तो वो चीज़ बहुत स्पेशल है। मेरे लिए पर्सनली इतना नहीं जितना बाकी लोगों के लिए मैंने देखा कि वो एक मोमेंट बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल मैम, बात वही है ना कि अगर आप कोई अचीव करते हो कुछ और अगर आपके साथ फैमिली या कोई फ्रेंड्स नहीं है, फायदा क्या उस चीज को अचीव करने का, क्योंकि एंजॉय तो उन्हीं को करना है ना। आपको तो अपने अगले काम पे लगना है। आपने तो एक जस्ट एक सीढ़ी चढ़ी है, बट एक्चुअल खुशी तो उन्हीं के लिए है, और जब वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं। तो अब मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि मैम की स्ट्रेटेजी जो थी वो किस तरीके से थी और एज ए गर्ल कैंडिडेट, एज ए फीमेल कैंडिडेट, इन्होंने किन तरह की चैलेंजेस जो है उनको फेस किया। और स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप सभी को पता है। बट मैम ने अगर कुछ डिफरेंट किया होगा तो मैम डेफिनेटली उस चीज को बताएंगी। तो आप उस चीज को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो मैम सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि सीएपीएफ के बारे में आपके दिमाग में कहाँ से आया, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं जनरली सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी मेनली करती हैं या फिर कुछ और, मतलब टीचिंग प्रोफेशन या कोई भी जो भी, या कंप्यूटर साइंस वगैरह, बट फोर्सेज के अंदर आना, तो आपने कैसे मतलब सोचा, क्या रीजन थे जो कि आपने डिसाइड किया कि मैं सीएपीएफ में जाना चाहूंगी। बस सर 2018 में मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आर्मी के लिए रिकमेंड हुई थी। उसके बाद सर मैं उस टाइम मेरिट आउट हो गई थी लिस्ट से। तो बट उसके बाद सर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक सीएपीएफ का एग्ज़ाम भी एग्जिस्ट करता है, बट ये थोड़ा-सा लेट था, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही सीएपीएफ के अटेम्प्ट्स बचे थे। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 2021 में दिया। उसमें सर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया मुझसे, बट 2022 मेरा सेकंड और लास्ट अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट में मतलब लकीली क्लियर कर पाई मैं ये एग्ज़ाम। सर अवेयरनेस की आई नो इशू है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को। एंड जिनके पास अवेयरनेस भी है सर, उनको लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स डिफ़िकल्ट है, या फिर इवन आफ्टर क्लियरिंग इन ट्रेनिंग ऑन जॉब डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो सर मैं अभी उस फ़ेज़ में तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं उस तरीके की एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट येस, एग्ज़ाम क्लियर करना सर, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, फिज़िकल टेस्ट क्लियर करना, दैट आई नो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। जी मैम। मैम मैं मतलब मैं वो चीज पूछना चाह रहा हूँ कि एक लड़की जो मतलब जो कुछ और भी कर सकती थी, सीएपी या फोर्सेस या सीएपीएस कहाँ से आया, मतलब आपकी फैमिली की तरफ से आया या किसी लीडर को आपने फॉलो किया, किसी फीमेल
ऑफिसर को आपने फॉलो किया, कुछ ऐसा कुछ जिसने आपको मोटिवेट किया कि हाँ मुझे भी ये चीज करनी है, जैसे आपने बताया आप सीडीएस में भी रिकमेंड हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा शुरुआत में। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर पुलिस में थे, यूपी पुलिस में उन्होंने सर्व किया है। मेरे फ़ादर का ड्रीम था कि उनको भी यूनिफ़ॉर्म सर्विस में होना है, बट वो किसी रीज़न की वज़ह से नहीं फुलफ़िल हो पाया। तो ऐसा नहीं है किसी भी पॉइंट पे कि मुझे कहीं से भी कोई हिंड्रेंस लगी हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाकी मेरे ग्रैंडफ़ादर ने या बाकी लोगों ने और भी फैमिली में मेरे मेंबर्स हैं जो आर्म्ड फ़ोर्सेस में हैं। तो उनकी तरफ से मतलब मेरे मोटिवेशन रहा है कि हाँ, मतलब कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन किसी ने कभी रेज़ नहीं किया कि ऐसा नहीं करना है या फीमेल हो नहीं हो पाएगा, उस तरीके से कभी नहीं। बेसिकली मतलब फैमिली की तरफ से यही थी कि फैमिली के जो रूट्स हैं वो फोर्सेस के अंदर है, यस। इसीलिए। अच्छा, मैं आप मैम से पता कर लेते हैं, मैम ने ग्रेजुएशन वगैरह क्या क्या की है, थोड़ा वो शुरुआत में मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो मैम थोड़ा सा आप एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आपने क्या ग्रेजुएशन की है, और आपकी जर्नी जो है वो किस तरीके से रही है। सर मेरी पूरी स्कूलिंग गाज़ियाबाद से ही है, मेरा होम टाउन। वहीं से मैंने अपना 10th और 12th डिफरेंट स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने मैथ्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भगत सिंह कॉलेज से। सर 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया अपना। उसके बाद मैं सीएसई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, अलोंग साइड सीडीएस भी मैंने दिया, उसके अलावा मैंने सीएपीएफ भी 2 बार दिया। सर यही जर्नी अभी तक रही है। ओके ओके ओके, तो मैम बेसिकली आपका वही है कि सीडीएस की भी तैयारी करना, सीएपीएफ की भी करना, और थोड़ा वो सिविल सर्विसेज भी लेना। और जैसा कि मैम ने बताया कि सिविल सर्विसेज का मैम ने 2 मेंस भी लिखे हैं, तो वो भी एक जर्नी है अपने आप के अंदर ही। तो मैम अब आपसे बात करते हैं कि आपकी जो जो स्ट्रेटेजी थी वो किस तरीके की थी, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें, पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर, या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा डिफरेंट किया जो जो अभी तक शायद ना पता हो स्टूडेंट्स को, या जो आपको लगता है कि यस ये चीज तो फॉलो करनी चाहिए और इसी चीज के थ्रू जो है आप यहाँ तक पहुंचे। जैसे आप मैं मैम के मार्क्स के बारे में बताऊं, तो मैम के पेपर 2 में 2021 में 94 मार्क्स थे पेपर 2 में, लेकिन इस बार 109 मार्क्स हैं। मैम मेरे तो 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और मैं सेलेक्ट भी हो गया हूँ। पहली बार 91, दूसरी बार 93, तीसरी बार भी आए नहीं, मार्कशीट रिलीज नहीं हुई यूपीएससी के द्वारा, उसमें भी 97 98 ही होंगे। तो ये 94 से 109 मार्क्स कैसे आपने टच किए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर जब तक मार्कशीट नहीं आई थी, मुझे भी नहीं था अंदाज़ा कि मतलब किस चीज़ में रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे पेपर 1 में बहुत एवरेज मार्क्स थे। तो आई वाज़ वेरी मच ऑन द बॉर्डर लाइन, अगर पेपर 2 में थोड़े से भी मार्क्स कम होते तो आई वुड हैव बीन नॉट इन द लिस्ट। तो पेपर 2 के लिए सर मैं ये बोलूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल तो शायद नहीं किया था, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगी। एक तो पेपर 2 का कंप्लीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको पूरे पेपर जी को जी। आपको कंप्लीट करना है, कोई शीट खाली नहीं छोड़नी है। उसके अलावा सर बिल्कुल। मुझे लगता है हैंड राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, पेपर नीट होना चाहिए। पेपर 2 मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था इस बार, कोई कहीं भी कोशिश की थी कटिंग ना हो, कहीं भी कुछ ऐसे बहुत ऐसा ना लगे बहुत डाइवर्जेंस है कि जहाँ से आप पेपर शुरू कर रहे हो वहाँ की राइटिंग बहुत सुंदर, जहाँ पे खत्म कर रहे हो वहाँ की राइटिंग थोड़ी बेकार। तो वो चीज़ नहीं होना बिल्कुल चाहिए, फ्लो मेंटेन्ड होना चाहिए। सर बाकी ऐसे में कोशिश रही है कि मैंने कोट्स डाले हैं, 2-3 ऐसे में मुझे याद है मैंने कोट्स डाला है, अच्छे से अंडरलाइन किए हैं कीवर्ड्स। उसके अलावा सर आर्ग्यूमेंट्स में डेटा लिख सकते हैं, 1-2 कहीं-कहीं, जो फॉर एंड अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए मैंने टेबल बनाई है, ये मुझे याद है। दोनों क्वेश्चंस के लिए, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए टेबल में और 4-4 पॉइंट्स दोनों साइड के। वो आई थिंक उस चीज़ से थोड़ा प्रेज़ेंटेशन अच्छा हो जाता है क्वेश्चन का। उसके अलावा सर प्रेसी राइटिंग में कुछ लोगों ने मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो प्रेसी की वर्ड्स काउंट करके बाय 3 करना भूल जाते हैं, वो पूरी टेबल फिल कर देते हैं। तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है सर उस पॉइंट पे, क्योंकि मार्क्स प्रेसी के वहीं से मिलेंगे अगर आपने 1/3 वर्ड्स ही लिखे हैं तो। अगर आपने पूरी बिल्कुल। टेबल फिल कर दी तो मार्क्स कट जाएँगे उस चीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दैट सर और ग्रामर टाइम के भी वेस्ट होगा बहुत ज्यादा इसमें, टाइम यस, भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा उसमें। यस सर डेफिनिटली। और ग्रामर के क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं, वो सेम ही जी सिमिलर जी थीम्स जी। पे होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उन्हीं से प्रैक्टिस की जा सकती है, कॉम्प्रिहेंशन भी। कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस एंड फ्लो थोड़ा रहना चाहिए पेपर में। बिल्कुल, तो जैसा कि मैम ने बताया कि पेपर 2 में मैम का जो मेन फोकस था वो प्रेजेंटेशन पे था और प्रैक्टिस के ऊपर था, और यही मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया कि पेपर 2 में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर और कोई भी एक मंथली मैगजीन जो आईएएस टाइप की होती है, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की होती है, वो पढ़ो, उससे क्या है आपका कंटेंट जो है वो बिल्ड होता जाएगा।
और जो डेटा मैम ने बताया, जो कोर्स मैम ने बताई, कोर्स आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी, डेटा वहीं से मिलेगा। और ग्रामर जो है वो रिपीटेटिव टॉपिक्स है। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ग्रामर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स लिस्ट कर दिए हैं कि ये टॉपिक्स आते हैं और वही आते हैं, उसी में से ही आता है सब कुछ सारा का सारा। और इस बार भी 2023 के एग्जाम में भी लगभग 23-24 मार्क्स की ग्रामर वहां से बन रही थी आराम से। तो ये मैम की मेनली पेपर 2 की स्ट्रेटेजी थी। मेनली तो भैया प्रैक्टिस ही करना है। और पेपर 1 के अंदर मैम आप कुछ खास बताना चाहें, कुछ कुछ डिफरेंट अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मैंने जो फॉलो करी थी जिससे मेरा बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। तो पेपर 1 के लिए ऐसे कि साइंस की एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे साइंस की एनसीईआरटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अराउंड 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, साइंस आपकी स्ट्रॉन्ग रही है, तो आप 9-10 की पढ़ सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत है तो 6 to 10 पढ़ सकते हैं। बट साइंस की एनसीईआरटीज की स्पेशल इंपॉर्टेंस है सीएपीएफ एग्जाम में। उसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है तो कभी कभी सर 11-12 के क्वेश्चन भी आ जाते हैं साइंस से, तो वो जी जी। करना चाहे तो ठीक है, कर सकते हैं, बट 9-10 का तो इट्स अ मस्ट। उसके अलावा सर पेपर 2 के लिए मैंने बहुत पेपर 1 के लिए बहुत एक्सेप्शनल नहीं था कुछ भी, बट आई से डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फोर्सेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे स्पेशल अटेंशन देना ज़रूरी है। जी। और इसी में मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि सीएपीएफ के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप सभी को पता है वो डिफरेंट होते हैं सिविल सर्विसेज से। वो बेसिकली स्टेट पीसीएस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए आपको वो जो आप पढ़ते हो पीटी 365 या कोई भी और चीज, उनसे नहीं होगा वो। उसके लिए आपको अलग से सीएपीएफ की जो मैगजीन्स होती है करंट अफेयर्स की, जो फ्रीली भी मिल जाएंगी, पेड भी मिल जाएंगी, जो आपको ठीक लगे, वो जो आप अफोर्ड कर सको वो आप लो। और उन मैगजीन्स के थ्रू जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, क्योंकि वो साल दर साल, 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 2020, 21, 22, 23, 4 साल से वो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। बाकी सब सारी स्ट्रेटेजी पेपर 1 की जो है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। मैं सारी वीडियो जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब मैम से बात करते हैं मैम का फिजिकल मेडिकल के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और जो भी फीमेल कैंडिडेट होती है उनके लिए। और मैम एक बार जो है 2021 में फिजिकल की वजह से ही बाहर भी हुई, तो जानने की कोशिश करेंगे कि मैम ने इम्प्रूव कैसे किया और एक्चुअल में क्या चैलेंजेस थे जो कि उन्होंने फेस किए, और कैसे जो है वो आप लोग भी अगर आप वो चैलेंज फेस कर रहे हो तो आप भी ओवरकम कर सकते हो। सर 2021 के अटेम्प्ट में मैं बोलूँगी कि मैंने कंसिस्टेंटली बहुत प्रैक्टिस की थी, 1 महीना 1.5 महीना दिया था, बट आई से उस दिन थोड़ा लक वर्क नहीं किया। 2021 में लॉन्ग जंप नहीं हो पाया, तीनों टाइम फाउल हो गया। तो वो थोड़ा-सा एक मोमेंट था जहाँ मुझे लगा कि मतलब प्रैक्टिस के बाद भी ये हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। 2022 वाले अटेम्प्ट में सर लॉन्ग जंप की ही प्रैक्टिस कर रही थी मैं, और 1 महीना पहले शेड्यूल्ड फिजिकल एग्जाम से मेरे इंजरी हो गई पैर में। और मतलब इंजरी छोटी-मोटी भी नहीं थी, उसमें प्लास्टर लगा, इंजरी में थोड़ा टाइम लगा, 15 दिन लगे हील होने में, अपना पीटी मुझे पोस्टपोन कराना पड़ा। बट आई से सर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैं उसके बाद भी वो फिर कर पाई 2022 में भी, सिर्फ 10 दिन भी नहीं सर, उससे भी कम आयल से दोबारा प्लास्टर हटने के बाद सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस कर पाई मैं। तो उस चीज़ में ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या मेल कैंडिडेट्स के लिए उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं दोनों के। एक जो मेजर मैंने ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग जंप इज द थिंग जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है, बीट बॉयज बीट गर्ल्स। तो लॉन्ग जंप के लिए आप कहीं भी पिट देख सकते हैं अपने आसपास, कहीं भी आपको मिले आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंसिस्टेंटली थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक होती है लॉन्ग जंप की, तो उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करें तो लॉन्ग जंप इज डूएबल। 3 मीटर्स लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाना चाहिए। थोड़ा फाउल का ध्यान रखें, फाउल नहीं होना चाहिए। इंजरी का ध्यान रखें, इंजरी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जितना आप करीब जाते जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, उतना और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सर, यही चीज़ है। जी मैम। तो मैम एक बार अगर आप अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो, तो आप क्या फिजिकल का जो क्राइटेरिया है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था, क्या उसको बता सकते हैं? क्योंकि काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस चीज को देख रहे होंगे। तो गर्ल्स कैंडिडेट का अगर आप बता पाए तो क्या क्राइटेरिया रहता है? सर 100 मीटर्स करनी होती है 18 सेकेंड्स में, 800 मीटर्स है 4 मिनट्स 45 सेकेंड्स में, एंड 3 मीटर्स की लॉन्ग जंप है। ये 3 3 मीटर इवेंट्स की हैं लॉन्ग गर्ल्स। जंप, यस सर, उसमें ये 3 आपको इवेंट्स। 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए। यस सर, 3 चांसेस और मिलते हैं शॉर्ट लॉन्ग पुट जंप। तो गर्ल्स के लिए होता नहीं है। नो सर, शॉर्ट पुट नहीं है सर। ऐसे अच्छा। 100 मीटर्स भी अच्छा टाइम है, 18 सेकेंड्स में 100 मीटर्स डुएबल है।
एंड 800 मीटर्स तो बहुत आराम से मैंने देखा है फीमेल कैंडिडेट्स को करते हुए सर। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी और थोड़ा आप, मैंने ऐसे भी देखा है सर, ब्रिस्क वॉकिंग भी बीच में कैंडिडेट्स करते हैं फिर भी वो 800 मीटर्स क्लियर कर लेते हैं। तो इट्स वेरी डूएबल। थोड़ा सा बस लॉन्ग जंप डिफिकल्ट पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस आई थिंक इम्पोर्टेंट है। एंड मैम जो हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया है, हाइट का भी कुछ होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ डिफरेंट होगा, जैसे बॉयज की 165 है, तो गर्ल्स के लिए अगर आपको याद हो तो। सर वो आई एम सॉरी, वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक 157 सेंटीमीटर के अराउंड है जो गर्ल्स के लिए होती है। और वेट जो है वो उसका चार्ट जो यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जो होता है उसी यस में लगा हुआ होता है, जो आपकी हाइट है, जो आपकी एज है, उसी हिसाब से आपको वेट जो है वो उतना चाहिएगा। तो ये था फिजिकल के बारे में। अब फिजिकल के अंदर मैम जैसे आपको प्लास्टर चढ़ा, जैसे आपने बताया, तो उस वक्त तो आपको काफी मतलब दिल की धड़कनें टाइट हो गई होंगी कि आखिरी अटेम्प्ट है, और और कुछ हो भी नहीं रहा है, और काफी टाइम हो गया तैयारी करते करते, ऊपर से ये और प्रॉब्लम आ गई है। कैसे टैकल किया आपने उसको, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कैसे टैकल किया? सर तो मुझे याद है जब मेरी इंजरी हुई तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको 2 महीने लगेंगे ठीक होने में पूरी तरीके से। तो सर उस पॉइंट पे ठीक है, इतना एकदम से रियलाइजेशन नहीं हुआ उस पॉइंट का। मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे लग गई है। उस टाइम मेरी फैमिली नहीं थी, फ्रेंड्स थी, मैं घर पे नहीं थी। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, एक बार फिर से किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। सर नेक्स्ट डे दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने सेम चीज़ बोली कि इसमें 2 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, बेटा आप नहीं कर पाओगे। और मतलब 2 महीने में ये धीरे धीरे रिकवर होगा। आप, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो सर उस मोमेंट में मुझे याद है अभी भी कि मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगी। मेरे फादर थे वहाँ पे डॉक्टर के सामने ही, मतलब मैं उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाई। मेरे पापा ने घर पे आके मुझे डांटा कि तुम इतनी कमज़ोर हो क्या कि तुम रोने लगी वहाँ पे डॉक्टर के सामने। बट सर फिर भी एक बार फिर से एक तीसरे डॉक्टर को कंसल्ट करके ही प्लास्टर लगवाया। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि बेटा इसमें टाइम लगेगा भरने में आपकी इंजरी को। बट सर इन प्लास्टर चढ़ा, पहले कच्चा प्लास्टर चढ़ा, 2 हफ्ते बाद वो खुला। फिर मैंने फिजियोथेरेपी में सेशंस लिए रेगुलरली, तो उन सेशन से इम्प्रूवमेंट हुई थोड़ा। मैंने ध्यान रखा, डॉक्टर ने मना किया चलना नहीं है तो मैंने चला नहीं ज़्यादा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। सर फाइनली 10 दिन पहले मैंने अपना पीटी पोस्टपोन कराया। वो पहले, यस सर, 14 मार्च को था, फिर मैंने उसको 24 मार्च को कराया। फिर 13 मार्च को सर मेरी फिजियो डॉक्टर ने बोला कि अब आप फाइनली थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा स्लो वॉक इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो रनिंग एंड जॉगिंग। सर 13 मार्च से मैंने स्टार्ट किया। 22 मार्च को मैं निकल गई, गोरखपुर में था मेरा पोस्टपोन होने के बाद। तो मुझे यही कुछ 7 8 9 दिन मिले, इन्हीं में मैंने प्रैक्टिस की। और इसी के थ्रू सर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जी पिछली बार बिल्कुल लक नहीं बिल्कुल। था, नहीं हो पाया। इस बार बहुत स्मूथली सर इंजरी के बाद भी हर चीज़ हो गई। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी कि कभी-कभी उस दिन की भी बात होती है जिस दिन एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसी में मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि जो मैम ने बोला कि लक और दिन वाली जो बात है वो होती है, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2020 में जो किया था उससे कम ही किया था 2021 में, लेकिन 20 में मैं बाहर हो गया, और 21 में मतलब ऐसा था, उस दिन मेरा लक था। मैंने तैयारी करी थी, पढ़ा था, क्वेश्चंस भी सही ज्यादा अटेम्प्ट करे थे, लेकिन थोड़ा सा लक था कि जो मैं लगा रहा था वही सही हो रहा था। होता ना कि कई बार यस, आपका ऐसा लक चल रहा होता है कि आप बैक टू बैक चीजें मिलने लग जाती, जिसको छुआ वही सोना हो गया, वो लक चल रहा होता है। तो मैंने जिस क्वेश्चन को टच किया वही क्वेश्चन सही हो गया, और करते 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 मैं 100 क्वेश्चन सही कर गया, और 185 मार्क्स जो थे मेरे पेपर में पहुंच गए 2021 में। अदरवाइज उससे पहले तो कोई सोचता भी नहीं था कि 180 भी आ रहे हैं किसी के। तो वो लोग सोचते थे कि जो 180 बता रहा है ये यूट्यूब पे वो झूठ है, लेकिन वो सच था, आगे वो मार्क्स। कहीं ना कहीं मुझे भी डर था कि नहीं आए तो क्या होगा। और दूसरी बात जो फिजिकल की मैम ने बताया दिन होता है, मैंने 2020 में पहले चांस में लॉन्ग जंप क्वालिफाई किया, 21 में भी पहले चांस में किया, लेकिन 22 में जब मैं फिजिकल देने गया, मैं पतला भी हूँ, फिट भी हूँ, लेकिन स्टिल मेरी लॉन्ग जंप तीसरे चांस में हुई थी, और सबकी क्वालिफाई हो चुकी थी। जिसको बाहर होना था वो बाहर हो गया था, जिसको पास होना था वो पास हो गया था, मैं आखिरी बचा हुआ था। सबकी नजरें मेरे ऊपर, सारे ऑफिसर्स की नजरें मेरे ऊपर, 5,000 सब्सक्राइबर जो है वो घर बैठ के नजरें मेरे ऊपर लगाए हुए थे कि ये फिजिकल कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरी जान यहाँ तक आ गई थी, लेकिन वो था, लक था थोड़ा सा कि तीसरी बारी में किसी तरह हो गया क्वालिफाई, वरना तीसरे चांस में तो आदमी इतना थक जाता है, उससे नहीं हो पाता। तीसरे चांस में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लॉन्ग जंप में, क्योंकि प्रेशर लगता है।
और जो मैम ने बताया लॉन्ग जंप की एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट देख रही है इस वीडियो को, तो मैं बता दूं स्ट्रेटेजी कुछ सिंपल ज्यादा नहीं है। आपको सिंपल अपना जो पॉइंट है जहां से जंप करना होता है उससे पीछे आपको कुछ स्टेप्स अपने फिक्स करने होंगे कि मेरे ये स्टेप है, मेरे पैर की डिस्टेंस ये है और इससे मेरा जो है ये स्टेप बनता है। दूसरा, आपको जब जंप करना है तो एक तो अपनी बॉडी को आगे पुश करना है और दूसरा ऐसे पुश करना है 45 डिग्री पे और आगे की तरफ पुश करना है। जैसे ही 45 डिग्री पे जाओगे और आगे की तरफ धकेलोगे, आप आधा फुट एक्स्ट्रा कूदोगे, एक्स्ट्रा आगे जाकर के गिरोगे और अपने हाथ जो है वो आगे लाने, बस सिंपल ये 3 चीजें करनी होती है, बाकी लॉन्ग जंप पास हो जाता है। तो ये थी मैम की फिजिकल की स्ट्रेटेजी। मैम थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हो और कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको लगे कि ये चीज नहीं बतानी चाहिए, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं मेडिकल गर्ल्स का कैसा है, क्योंकि मुझे तो उसकी नॉलेज है नहीं और ना ही मैं किसी से पूछ पाया हूँ इस चीज के बारे में। सर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंस तो नहीं है बॉयज़ एंड गर्ल्स के मेडिकल प्रोसेस में, लार्जली सेम ही टेस्ट है। एक पूरा कंप्लीट थॉरो बॉडी का एनालिसिस है आपकी, अब बॉडी का एग्जामिनेशन है, आप हर तरीके से फोर्स ज्वाइन करने के लिए फिट हैं कि नहीं। सर 2 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हुआ मेरा गोरखपुर में। फर्स्ट डे में थोड़े टेस्ट हुए, जो टेस्ट बचे थे वो सेकेंड डे हुए। सेकेंड डे इटसेल्फ ही टेस्ट खत्म होने के बाद ही मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है दैट यू हैव बीन डिक्लेयर्ड फिट। उसके बाद यू आर फ्री टू गो। सर बेसिक से ही टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दे विल बी एबल टू नो इफ़ यू आर फिट फॉर द प्रोसेस और नॉट। एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन है और उसके अलावा अलग से इंटरनल टेस्ट हैं आपके, हार्ट टेस्ट करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स प्रेगनेंसी टेस्ट है अलग से, दैट इज़ डिफरेंट। बाकी सर लार्जली सेम ही है। बाकी सब कुछ सेम ही होता है लगभग। तो वो जो सेम वाला पार्ट है वो मैं बता देता हूँ कि ब्लड टेस्ट मैंने बता दिया, यूरिन टेस्ट होता है आपका, चेस्ट का भी एक्सरे होता है, ठीक है, अब वो शायद गर्ल्स के लिए भी होता होगा। तो उसके बाद फिर आपका जो है फुल बॉडी जो है वो चेकअप होता है, ठीक है, और हर तरीके से आपको चेक किया जाता है। उसके साथ साथ आपकी आईज, नोज, ईयर, वो सब चेक किए जाते हैं, आपके टीथ चेक किए जाते हैं, ठीक है। आईज के बारे में ज्यादातर लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूं बॉयज हो गर्ल्स हो सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। +-4 डायोप्टर जो है वो आपकी आंख का जो पावर है वो होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो नहीं चलेगा, ठीक है, और उससे कम है तो भी नहीं चलेगा। +-4 की रेंज के अंदर आपको रहना है। और उसके अलावा कोई बच्चे पूछते हैं सर लासिक अलाउड है कि नहीं है। अगर आपने लासिक करा रखी है तो जिस दिन आपका फिजिकल है उससे 6 महीने पुरानी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तब चलेगा। उससे कम की होगी फिर डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी छोटी मोटी सर्जरी अगर किसी की हुई है 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई चोट लगी थी, वो सब कुछ नहीं होता उससे। अगर वो ठीक हो चुके हैं आपके, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर उनको पता चल गया तो वो एक्सरे करा के देख लेंगे वहीं की वहीं, और ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मेजर प्रॉब्लम लगी, मान लो आपके हाथ में रोड़ी डली हुई है, वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज है। तो ये ओवरऑल मेडिकल का था। तो मैम फिजिकल मेडिकल आप लोगों का भी लगभग 1 दिन फिजिकल का और 1 दिन मेडिकल का पूरा हो जाता है 2 दिन के अंदर प्रोसेस। यस। जी। तो अब मैम से बात करते हैं कि मैम ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ मिथ्स भी होती है कि फीमेल कैंडिडेट्स को जो है थोड़े ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। तो मैम क्या ऐसा है? आप तो एक चीज तो इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करना। और बाकी आपने कैसे तैयारी करी इंटरव्यू के लिए और किन किन चीजों के ऊपर आपने ध्यान दिया, अगर वो आप थोड़ा बताना चाहें तो। और एज अ फीमेल आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस चीज को आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि अगर फीमेल और मेल वाला पार्ट हटा दे तो सब कुछ सेम ही है, बट एज अ फीमेल जो कुछ डिफरेंसेस है, आपसे वो चीज तो पूछी ही जाएंगी कि आप फीमेल होकर के फोर्सेज में क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चंस आपने किस तरीके से प्रिपेयर किए? यस सर। सर एक तो मैं बताना चाहूँगी, मेरी रियल सिस्टर भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची सीएपीएफ एग्जाम इसी अटेम्प्ट में, सीएपीएस में? साथ में ही। जी जी। तो हम दोनों ने लार्जली प्रिपरेशन साथ में ही की थी इंटरव्यू की। बाकी सर एक मेरे फ्रेंड भी है, उनका भी इस साल सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू में बहुत मदद की। तो यही मेरा एक ग्रुप था छोटा सा जिसमें मैं प्रिपरेशन लार्जली की। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज दिए मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में। सर डैफ पे मुझे लगता है बहुत अच्छे से अपना डैफ एनालाइज करना चाहिए, उस पर क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए। करंट अफेयर्स में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड थोड़ा होना चाहिए, उस 1 महीने में आपके इंटरव्यू से पहले क्या चल रहा है। क्योंकि सर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3। और उसी दिन मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 3 के ऊपर कि सर बताइए, बताइए उसमें क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। इस तरीके का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था।
सर तो उस 2 इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं ये, एक तो डैफ, एक करंट अफेयर्स, इन पे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। दूसरा साइकी रिलेटेड क्वेश्चन सर, पर्सनल एनालिसिस, आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस, बेसिकली स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए इम्पोर्टेंट, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस आपको पता होना चाहिए, क्या एग्ज़िस्ट करती हैं आपके अंदर। सर एज़ अ फीमेल कैंडिडेट यू आर बाउंड टू गेट क्वेश्चंस कि आपको क्यों आना है फोर्सेस में, आपसे पूछा जाएगा कि क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है आपके लिए, क्या मोटिवेशन रही है आने के लिए, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते इस तरीके की आपको कि एक फीमेल कैंडिडेट आना चाहे फोर्स में। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते हैं, उन क्वेश्चंस को पूरा आपको देख लेना चाहिए कि आप मोटिवेशन कहाँ से है या फिर क्यों आपको ज्वाइन करना है, एक जेन्युइन सा आंसर आपके पास होना चाहिए। सर फोर्सेस में कितनी विमेन हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, किस किस ने क्या एग्जाम्पल सेट किया है, उस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। कौन सी फोर्स में विमेन हेड कर रही हैं, जैसे अभी एसएसबी में द हेड इज अ विमेन, या तो उस तरीके का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे विमेन ने बहुत अच्छा किया, एक्सेप्शनल किया, कहाँ कर रही हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ विमेन है फोर्स में, बाकी फोर्सेस में कितनी है, इंडिविजुअली हर फोर्स में कितनी है, किस में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है, जैसे महिला बटालियन है तो वो किस फोर्स में है। इस तरीके के विमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशली प्रिपेयर करने के लिए। बट सर मैंने देखा है कि सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स ही नहीं, मेल कैंडिडेट से भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बाकी इस बार पेपर 2 में सर एक क्वेश्चन भी था, इससे भी लिखना था एक विमेन विमेन के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये एक इसमें ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट को ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान देना है, बट सबके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे इम्प्रूव कर रही हैं विमेन आर्म्ड फोर्सेस में अपनी प्रेजेंस को। जी मैम। तो मैम जैसे कि आप ये मिथ बोली जाती है, और ये जनरली वो लोग बोलते हैं जिनको कम मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उनको तो डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज ना देखने को मिलती है काफी, कि लोग बोलते हैं कि गर्ल कैंडिडेट जो होती है उनको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होता है? सर मेरे एवरेज ही मार्क्स रहे हैं इंटरव्यू में, 98 मार्क्स आए हैं मेरे। मेरी सिस्टर के 98 मार्क्स हैं, मैं 2 फीमेल कैंडिडेट्स को और जानती हूँ, उनके 98 99 मार्क्स हैं। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व नहीं किया ऐसा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। सर मैं बोलूँगी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, उनकी प्रेपरेशन उस दिन पे बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको कम या ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है कि आप कितने मार्क्स उस दिन बोर्ड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ने भी जैसे बताया, और मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं भी कई ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनको 70s और 80s में भी मार्क्स मिले हैं। और बॉयज बॉयज में तो मैं खुद भी हो गया हूँ जिसको 110 मार्क्स मिले हैं। और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लड़कों ने, कि वो उनके 130 भी चले गए इंटरव्यू में, तो जो कि बहुत ही हाई था। पता नहीं क्या परफॉर्म किया उन्होंने, या यूपीएससी ने कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड किया था इस बार के लिए कि 130 मार्क्स तक पहुंचा दिया। 87% इन इंटरव्यू, वन ऑफ द हाईएस्ट। सिविल सर्विसेज में भी नहीं मिलता इतना। तो मैम ने जैसा ये मिथ टोटली बस की, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है। टोटली आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है और आपके दिन पे डिपेंड करता है। दिन बहुत जरूरी है, किस दिन क्या पढ़ रहा है वो, मतलब वो दिन आपका कैसा चल रहा है। और दिन अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाओगे। और दिन अगर अच्छा होगा तो कितने भी खराब हो, आप एवरेज या फिर बढ़िया करके निकल जाओगे। तो ये दिन का तो सर है, मैं भी मानता हूँ ये। मैं बोलना जी चाहूँगी सर, मैं अपने मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट जिस दिन मेरा फाइनल इंटरव्यू था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी इंटरव्यू देके, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इंटरव्यू देने के बाद कि बहुत अच्छा नहीं हुआ था मेरे अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है सर कि आपको अल्टीमेटली उस दिन परफॉर्म करना है, कहीं और नहीं। किसी भी पहले आपकी किसी भी बिल्कुल परफॉर्मेंस से कम है या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो फाइनल दिन आपको इंटरव्यू देना है, अपना रियल इंटरव्यू, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मैम मैं भी यही बताऊंगा कि मेरे साथ भी यही हुआ है, कि मैंने जितने भी मॉक दिए थे, और चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो चौधरी सर को दिए हो, किसी को भी दिए हो, मेरे को कभी 100 से ऊपर मिले ही नहीं, किसी ने भी नहीं दिए। लास्ट में जाकर के चौधरी सर ने मुझे बोला था कि लो चलो ले जा यार, तू 104 नंबर ले जा। लेकिन मेरे को तब भी नहीं था कि भाई मेरे 100 पार आएंगे, लेकिन वो उधर आ गए। क्योंकि वो उस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे अब होता है ना, बहुत सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है, बट उधर जो एग्जाम के 2 घंटे उसमें जाके आप सो गए, फायदा नहीं हुआ कुछ। उस 2 घंटे की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। पूरे साल जो पढ़ा वो तो है, बट वो सारा का सारा यूजलेस है अगर वो 2 घंटे में ठीक से आप नहीं कर पाए तो।
वो है थोड़ा दिन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने मान लो क्वेश्चन पेपर खोला और पहले 10 क्वेश्चन ही एंशिएंट हिस्ट्री का आ गए, नहीं आता उसमें से कुछ भी, वहीं ब्लैंक हो जाएगा बंदा, आगे के खोल ही नहीं पाएगा। तो वो उसका मोरल जो है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। जैसे होता है ना, आप इंटरव्यू रूम में घुसे और आपने उनको गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून बोल दिया, ये आपका दिन खराब था, या अब गुड आफ्टरनून हो गया, शुरुआत ही खराब हो गई। अब वो क्या इंप्रेशन पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सर मैम ने काफी डिटेल में बताया। जी मैम, बोलिए बोलिए। सर मैं उस चीज़ के लिए बट कहना चाहूँगी कि बहुत ही काम एंड आपको बहुत रिलैक्स रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे जो आपने ब्लंडर मेंशन किया, ऐसा ब्लंडर किसी के साथ हुआ था बट फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए इंटरव्यू में। तो जी मैम। इवन अगर गलती हो गई है किसी भी पॉइंट पे, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ गलती हो गई है और उस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कुछ हो गया कि गुड मॉर्निंग बोल गया तो फिर से सॉरी बोल के गुड आफ्टरनून भी बोला जा सकता है। जी 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 तो जी। किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि कोई ब्लंडर बहुत फाइनल हो गया है, अब मार्क्स रिकवर आप नहीं कर सकते, आप कभी भी करेक्ट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, बट काम रहना, रिलैक्स रहना, उस चीज़ में फुली फोकस्ड रहना उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यू में तो मेन वही है ना कि आप ये नहीं दिखाने जा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है, वो सबने पढ़ा है, जो वो लोग सारे आ रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे ही लोग हैं। तो देखा जाता है कि आप उस पढ़े हुए चीज को एक्सप्लेन कैसे करते हो, उन तक पहुंचाते कैसे हो बात। काम रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बस मेन चीज यही है। आई कांटेक्ट आपका बेटर रहे, चाहे आप फीमेल मेंबर से बात कर रहे हो चाहे मेल मेंबर से बात कर रहे हो। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ नहीं होता इनसे। अब जैसे मैंने ब्लंडर का बोला, ब्लंडर जनरली वो चीजें हो जाती हैं जब आप बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते हो। कुछ आपने ऐसा बोलते हो जो बहुत एक्सट्रीम है, जो एथिकल नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। इस तरह की बातें नहीं बोलनी है। जैसे आप अब किसी से पूछा कि उसकी हॉबी क्या है, अब वो बोलता है कि मेरी हॉबी है घोड़ों की रेस में बेट लगाना। ये तो ये थोड़ी ना सही चीज है। हो सकती है आपकी हॉबी हो, बट सही चीज नहीं है ना, वहां नहीं बतानी ये चीज। तो वो है कि बस आप ये चीज ना करें तो बाकी इंटरव्यू तो आपका अच्छा ही जाता है। और जो भी है, आप कॉन्फिडेंट अगर रहते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म जो है वो करोगे इंटरव्यू के अंदर। तो मैम ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो बताई। मैम के बारे में, मैम की सिस्टर भी थी जो तैयारी कर रही थी, और शायद मैम की सिस्टर का नहीं हो पाया होगा, कोई बात नहीं, उनका फिर कभी हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, और डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैम ने आपको काफी डिटेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बताई, काफी अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, फिजिकल मेडिकल के बारे में बताया। मैम एक दो चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने मेंशन किया कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कम ही रहता है, तो क्या रीजन आपको लगते हैं कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, और कैसे हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं फोर्सेज के अंदर। जैसे अभी हम सीएपीएफ के अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स अपीयर होती हैं वो कम होती है, तो किस तरीके से हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। सर बहुत ज़्यादा कम है प्रपोर्शन, क्योंकि मैंने जब रिटन एग्ज़ाम दिया था तो 2 ही लड़की थी, एक मैं, मेरे अलावा सिर्फ़ एक ही लड़की थी उस पूरी क्लास में। सर इवन फॉर द फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लास्ट इस बार तो थी 7 कैंडिडेट्स थी फीमेल कैंडिडेट्स, बट लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो सिर्फ़ 2 ही कैंडिडेट्स थी फीमेल कैंडिडेट, और 30 लड़के थे और उसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स थी। इवन ऑन द इंटरव्यू डे सर मैं अकेली कैंडिडेट थी फीमेल कैंडिडेट, बाकी 20 बॉयज़ थे। तो सर ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि विमेन बहुत कम है इस एग्ज़ाम में, या फिर इन फर्स्ट जनरल बहुत कम विमेन है अभी। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स भी वही बताते हैं, सिर्फ 3% विमेन है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। तो सर इसके रीजंस भी बहुत डाइवर्स हैं, बहुत लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बहुत लड़कियों को खुद से मोटिवेशन नहीं आती, बहुत केसेस में सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने नियर एंड डियर वंस या सोसाइटी से। तो सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मल्टी प्रोंग्ड इसके रीजंस हैं, मल्टी डायमेंशनल है इशू भी, बट टैकल भी उसको मल्टी डायमेंशनली ही किया जाएगा सर। फीमेल कैंडिडेट्स को खुद से ही आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आपको पुश नहीं करेगा अंटिल आप खुद को पुश नहीं करोगे। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है एरिया ऑफ वर्क है, बहुत ही अच्छा डाइवर्स एनवायरनमेंट एक्सपोजर मिलेगा काम करने के लिए। तो उस चीज़ में फीमेल कैंडिडेट्स को, इवन द कमीशन जो एग्ज़ाम ले रहा है उसकी भी नोटिफिकेशन में हर पेज पे लिखा होता है कि वो स्पेशली विमेन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना चाहता है, विमेन तो कैंडिडेट से फीस बिल्कुल नहीं ली बिल्कुल जाती है। यस सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर हर तरीके से कलेक्टिव अप्रोच रहनी चाहिए कि फीमेल कैंडिडेट्स खुद भी आगे आएँ, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स को तो पता ही नहीं है कि क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम है, किस चीज़ में जाने, किस चीज़ का रिक्रूटमेंट है बेसिकली। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है,
ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जा सकता है आने के लिए, बताया जा सकता है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, इवन द प्रोसेस डिफ़िकल्ट नहीं है। सर जब मैं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन देने गई थी तो वहाँ पे एक असिस्टेंट कमांडेंट मैम थी, उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ़ भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम लेके चलते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट कुछ होने वाला है। चैलेंजेस ऑब्वियसली हैं बट वो फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए बराबर ही हैं। चैलेंजेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप फीमेल हो तो आपके लिए बहुत एक्सेप्शनल चैलेंजेस होंगे कुछ। तो वो चीज़ है सर, तो ये अवेयरनेस पहुँचाना आई थिंक ज़रूरी है। सोसाइटल लेवल पर कलेक्टिवली फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स को। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को करना है एग्ज़ाम क्लियर, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सर, उसके बिना आई डोंट थिंक बहुत स्मूथ प्रोसेस रहेगा किसी के लिए भी। तो कलेक्टिवली बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी का एक नज़रिया बदलना ज़रूरी है। जी। और मैम ने जैसे अवेयरनेस के बारे में बोला, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी फीमेल टॉपर्स को भी, कि जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको, जैसे कोई मेल है वो क्यों कर पा रहा है, उसको इजीली उसका रोल मॉडल दिखाई दे रहा है कि मैं इसको फॉलो करके ये चीज कर सकता हूँ, मैं हूँ। मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि सर आप ही हमारी इंस्पिरेशन है। तो फीमेल टॉपर्स को ना जनरली ऐसी, जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनको ऐसी टॉपर नहीं मिल पाती, कमी देखने को मिलती है जिससे वो, जो इनको मोटिवेट कर सके। तो मैं सभी फीमेल टॉपर्स जो भी हैं, जो भी आप लोगों के साथ सेलेक्ट हुई हैं या हमारे साथ सेलेक्ट हुई हैं, अब जैसे हमारे लिस्ट में तो सिर्फ एक ही गर्ल थी, आपकी लिस्ट में शायद 7-8 हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने लेवल पे कुछ हो सके तो अवेयरनेस स्प्रेड करो, और थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल करके, थोड़ा बहुत अपना जो पर्सनल है उसको साइड रख। सब सब बिजी है, आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, हर कोई बिजी है, बट वो टाइम निकालने वाली बात होती है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनके लिए कुछ अवेयरनेस जैसी चीज कर दो, उनके डाउट्स सोल्व कर दो। क्योंकि जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे कि आपने कुछ एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने टॉप किया है, तो दूसरों को कहाँ से मोटिवेट करोगे। अगर मैं ये चीज जो करता हूँ यूट्यूब पे डालता हूँ, अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो कहाँ किसी को पता चल रहा है कि सीएपीएफ, मेरे गांव का कौन बच्चा जानता है सीएपीएफ को क्या होता है। लेकिन अब जब मेरा ये सब कुछ हो गया तो अब सब जान गए कि सीएपीएफ क्या होता है। कल को 10 बच्चे आएंगे जो देंगे एग्जाम को। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सारी फीमेल टॉपर से भी कि अपने एरिया में, या जो भी स्टूडेंट्स आप जानते हो अपने स्कूल में, या जिन भी स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, डेफिनेटली स्प्रेड करो सीएपीएफ के बारे में, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके, उनके अंदर भी जो सपना है फौज में जाने का, क्योंकि सिर्फ लड़का ही सपना नहीं देखता फौज में जाने का, बहुत सारी लड़कियां भी देखती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को देखा मैम, जिन्होंने 11-11, 12-12 एसएसबी दिया और फाइनली 12-13 में जाकर के वो रिकमेंड हो गई है। तो ऐसा होता है। तो वो वही है कि आपको लीडर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है कई बार, और जब तक लीडर्स नहीं होंगे तब तक आपको सही रास्ता दिखाने वाले नहीं होंगे। मैं बना सकता हूँ वीडियो, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही कनेक्टिविटी तभी आएगी जब एक फीमेल टॉपर उस चीज को स्प्रेड करेगी। तो ये थी राशि मैम, और मैम ने काफी डिटेल में अपनी स्ट्रेटेजी बताई, अपनी स्टोरी बताई, और अपना फिजिकल मेडिकल का जो भी चैलेंज था, एक्सपीरियंस था, वो सब बताया। एक लास्ट में मैम कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स जो कि आप देना चाहो सभी स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप जो है कुछ मोटिवेटिंग अगर वर्ड्स देना चाहो, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कर सके। और सर मैं यही बोलना चाहूँगी बी इट अ मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहिए, रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा एक दिन। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएगा। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मुझे नहीं पता था होगा या नहीं होगा, बट मुझे ये पता था कि यहाँ नहीं तो कहीं और होगा। तो वो चीज़ बिल्कुल एक होनी चाहिए, एक अप्रोच सही रहनी चाहिए कि ठीक है, होगा जो होगा अच्छा होगा, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशली सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत डुएबल है, एग्ज़ाम निकालना है, मैं निकाल सकती हूँ, कोई और भी फीमेल कैंडिडेट कोई भी निकाल सकता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा मेरे को रिटन एग्जामिनेशन में या फिजिकल एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू प्रोसेस में फॉर दैट मैटर। कुछ एक्सेप्शनल नहीं है जो मैंने किया है, बट जो अप्रिसिएशन मिल रही है सर वो बहुत बहुत टाइम्स है उस एफर्ट के। तो मेरी पूरी फैमिली में सर ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हर कोई कर रहा है कि एक लड़की फ़ौज में जाएगी या आर्म्ड फोर्सेस का वो चीज़ है, तो वो एप्रिसिएशन मुझे पर्सनल लेवल पे जो मिला, फैमिली को कलेक्टिवली इतना मिला कि आपने सपोर्ट किया, आपका बच्चा ऐसा कर पाया आपकी सपोर्ट की वजह से। तो सर वो चीज़ एक बहुत आपको एक प्राउड फील कराती है जब आप प्रोसेस पूरा क्लियर कर लेते हैं तो। तो मैं यही बोलना बिल्कुल चाहूँगी फीमेल कैंडिडेट से कि आप कर सकते हैं, डुएबल है, इतना मुश्किल नहीं आएगा किसी भी चीज़ में। और सर ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, तो अगर कोई भी इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट कहीं पे भी मोटिवेट होता है और करता है, वो आगे जाके भी 4 लोगों को मोटिवेट करेगा, आगे 4 फीमेल कैंडिडेट्स को और डेफिनेटली। मोटिवेट करेगा।
तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क करेगा। तो फीमेल्स को खुद ही थोड़ा आगे आना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, करके दिखाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये थे मैम के कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स जो कि मैम ने सभी स्टूडेंट्स के लिए दिए। लास्ट में मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करोगे। आपकी फैमिली के ऊपर भी, आपकी फैमिली को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा। खुद के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा, फैमिली का भी नहीं होगा। बाकी जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वही लाइन है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आपके समय में जब होगा तभी मिलेगा, जब लिखा होगा ना तभी मिलेगा। जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। मेरे अगर समय में नहीं था, मैं 2020 में 6 मार्क्स से फेल हो गया। मेरे समय में था, भाग्य में था कि मेरे को टॉप पे जाके बैठना है, और 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। सेम मैम के साथ है। मैम का 2020 में शायद मार्क्स कम थे, रिटर्न में कम थे, 94 मार्क्स थे उसमें। तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते, इंटरव्यू देते, शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। उधर मेहनत बच गई आपकी बेकार की। आप इंटरव्यू में टाइम लगाते हो नहीं था, लेकिन आपने इधर जाकर के सीधा ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल कर ली। तो वो है, बस आप लोगों को कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो करते रहने चाहिए। फैमिली का सपोर्ट हमेशा बना रहे, और बना रहेगा वो तभी रहेगा जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग ऑल दी फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल अदर स्टूडेंट्स। एंड सेशन पे रेडी होने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि मैंने काफी सारी फीमेल टॉपर से पूछा था, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई आना नहीं चाहता। तो ठीक है, लास्ट में देर आए दुरुस्त आए, बट सेशन हो गया। और आई होप कि ये बहुत सारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको जरूर जरूर जो है मोटिवेट करेगा, और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। बाकी अगर कोई अ, अ, किसी और स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। मैं या तो खुद रिप्लाई कर दूंगा, अगर कुछ ऐसा होगा जो मैम से पूछना पड़ेगा तो मैम से पूछ के बता देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड Thank you so much congratulations for once again. having me. Thank you, sir. Thank you so much for having me here.